हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो हम अपनी इस सीरीज में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कवर कर रहे थे, जहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। हम बस उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर रहे थे इस सीरीज में जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हमारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है। ऑल्दो एग्जाम का डेट हमारा थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है, जो कि हमने देखा था 17 नवंबर को होने वाला एग्जाम था, जो कि पोस्टपोन होकर 13 एंड 14 को डिसाइड कर लिया गया है कि इस दिन एग्जाम होना है। अभी तक जैसा कि कमीशन की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, बट जिस तरीके की न्यूज़ हमारे मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम का डेट पोस्टपोन होने वाला है। तो ये चीज़ हमें न्यूज़ मिल चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमने स्टार्ट किया था अपने सीरीज को, वहाँ पे इसी तरीके से जैसे हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार किया, इसी के साथ हमारे चैनल पे पॉलिटी की भी एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और ग्रेजुअली हम सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, जो हमारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, जो एग्जाम के लास्ट 10 डेज होते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट PYQ सॉल्व करते हैं, और वहाँ पे हम कोशिश करते हैं ऐसे सोर्सेज ढूंढते हैं जहाँ पे हमारे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ सोर्सेज हो, वीडियोज़ हो, जहाँ से हम मैराथन वीडियोज़ की तरह से देखकर जो भी हमने पढ़ा है बस उसको एट ए ग्लांस हम क्या कर सके, अपनी नज़रों के सामने से गुजार सके, ताकि वी कैन रिवाइज वॉट एवर वी हैव रेड इन पास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स एंड वॉट एवर इट इज। ओके, सो कीपिंग दिस इन माइंड वी आर ट्राइंग टू कीप ऑल दीज लेक्चर्स वेरी क्रिस्प एज यू आर सीइंग हियर, कि हम इसे 1.5 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करने का टारगेट हमने लिया है। और वो भी वी आर डूइंग इट मल्टीपल पार्ट्स, लाइक 2 parts आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज which I will be uploading here. So you guys can remember revise all these ancient history of Bihar from this series only, जो कि I think it will be more than sufficient for this examination. Okay, so without wasting much of the time, let's jump on to the topic. So जहाँ पे हमने खत्म किया था लास्ट लेक्चर में, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऑलमोस्ट हमने मौर्यास के बारे में स्टार्ट किया था। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, की हाउ इट यूज टू वर्क। ओके, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास को में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं सप्तांग थ्योरी होती है, इट्स विच वॉज प्रोपाउंडेड बाई चाणक्य। ठीक है, इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे चाणक्य ने बताया था कि सपोज वेट मिनट, हाँ, एज चाणक्य हैड सेड कि ये एक स्टेट है। ओके, आई थिंक दिस पिक्चर वोंट डिपिक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इलैबोरेट, सो लेट मी मेक अ सर्कल हियर। ओके, सो सपोज दिस इज स्टेट। ओके, ये एक स्टेट है, तो इसके टोटल 7 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। These are the 7 parts of a state on which, or you can say these are the 7 pillars of the state on which a state works. Okay, these are the foundational stones of the state. So this was propounded by Chanakya. इसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, किंग होता है, as we can see here. यहाँ पे हमारा किंग सबसे पहला होता है, जो एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद मिनिस्टर्स आते हैं। एट दिस टाइम हम भी देखते हैं कि हमारे कंट्री में भी क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे होता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे स्टेट में। उस तरीके से उस टाइम पे भी फॉलो होता था। उसके बाद हम देखते हैं टेरिटरी। अब कोई टेरिटरी होगी, वहाँ के लोग होंगे, पॉपुलेशन, तब जाके वो चीज़ क्या होगी, प्रॉपरली गवर्न हो पाएगी, तो वो हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी एंड अलाई एंड फ्रेंड। दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑन विच स्टेट वर्क्स। ठीक है, इनके बिना स्टेट का फंक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या था, हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, डिपेंडेंट था। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री डिपार्टमेंट कैसा था। तो उस टाइम पे हमें पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी मॉडर्न आर्मीज की, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पे 6 लाख के अराउंड इन्फेंट्री थे। इन्फेंट्री क्या होता है, जो पैदल चलने वाली सेना की टुकड़ी होती है, उसे इन्फेंट्री कहते हैं। 30,000 कैवेलरी थी, कैवेलरी यानी हॉर्स, एंड 9,000 एलिफेंट्स थे, एंड 8,000 चैरियट्स थे, जो रथ थे। ठीक है, तो इतना बड़ा एक प्रॉपर आर्मी कंपोजिशन था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। और मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक ट्रैवलर था, जो कि हमने देखा भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ट्रैवल करने, तो उसके उसकी एक जो बुक है इंडिका। ओके, यू गाइस कैन रिमेंबर, उसकी एक बुक है, मेगास्थनीज ने लिखी थी एक बुक इंडिका। ठीक है, तो इंडिका में उसने एक इलैबोरेट किया प्रॉपर वे में कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसने बताया है कि एक वॉर काउंसिल भी थी, जो 30 मेंबर से मिलकर बनी थी। उसके अंदर 6 सब कमिटीज थे, जिसमें 5 मेंबर हमेशा, हर किसी में 5 मेंबर्स होते थे। ठीक है, जो कि हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट काउंसिल्स को, सब काउंसिल्स को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अब हम फर्दर आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, स्पॉइनेज सिस्टम, जिसको हम स्पाई सिस्टम भी कहते हैं। दिस वॉज द स्पॉइनेज सिस्टम। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत एक प्रॉपर वेल मेंटेन क्या थी, विजिलेंट सिस्टम थी, जो विजिलेंस करती थी किसी, जैसे हमारे आज के टाइम पे क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, उस तरीके से एक स्पॉइनेज सिस्टम था, जो स्पाई सिस्टम भी हम कह सकते हैं।
जिसको रन किया जाता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के यहाँ नाम लिखे गए हैं, वो किस चीज़ के लिए अलॉट किए गए थे वो देखते हैं। महामात्य यहाँ पे देख सकते हैं आप, महामात्य अप्सरा कुछ करके इस तरीके से, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, पर इट इज काइंड ऑफ महामात्य अप्सरा काइंड ऑफ समथिंग, जो स्पॉनेज डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। ही वॉज द हेड ऑफ द ऑफिस। उसके बाद गुढ़ा पुरुषास जो थे वो सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। संस्थान जो थे स्टेशनरी के सीक्रेट एजेंट थे, और संचार जो थे टूरिज्म के सीक्रेट एजेंट थे। इनका मेन गोल यही होता था कि यहाँ पे जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना और उसको यूज करके अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा सुदृढ़ करना और भी ज्यादा बोल्स्टर करना। ठीक है, अब हम जुडिशियरी के बारे में देखते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जुडिशियरी का क्या सिचुएशन था, किस तरीके से जुडिशियरी उस टाइम पे वर्क करती थी। ओके, तो जुडिशियरी का कुछ ऐसा सीन था कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें 2 तरीके के जुडिशियल सिस्टम के बारे में मेंशन कर रखा गया है, धर्मास्थियास एंड कंटका शोधनास। ठीक है, जो एक पहला सिविल कोड था और दूसरा हमारा क्रिमिनल कोड था। अब सिविल कोड और क्रिमिनल कोड को हम जानते हैं किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। आज के टाइम पे भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है जुडिशियरी में, वहाँ पे भी एक सिविल कोर्ट होता है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और दोनों में डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस डील किए जाते हैं। ठीक है, और सिविल कोर्ट जो था उसमें उसके जो जज थे उनको व्यवहारिका कहते थे, उसको आज के टाइम में हम व्यवहार न्यायालय कहते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट को। और जो क्रिमिनल कोर्ट था उसके जो हमारे जज थे उसको प्रदेष्टा कहते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये व्यवहारिका क्या है और प्रदेष्टा क्या है। दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एग्जाम में आपको ये ऑप्शंस देके पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपने पीवाई क्यू सॉल्व किए होंगे तो आपने देखेंगे ऐसे टर्म वाइज क्वेश्चंस बीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और चीफ जस्टिस जो हुआ करते थे आज के टाइम पे भी चीफ जस्टिस हम देखते थे, उसको कहते थे धर्माधिकारीन। ठीक है, धर्म का जो अधिकारी था उसको धर्माधिकारीन कहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट को प्रिसाइड करता था और वो ओवरऑल हेड होता था जुडिशियरी का। ठीक, हमने यहाँ पे अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो देख लिया। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है हमारा, आज के टाइम पे ये चीज हमारी स्टैब्लिश है न्यू दिल्ली में। तो उसके अलावा हमारे कंट्रीज में क्या है, अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, सेंटर में तो पीएम प्रेसिडेंट है ही, स्टेट में क्या हमारे सीएम होते हैं और गवर्नर होते हैं। उस तरीके से भी उस टाइम पे क्या था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती थी। इसके बारे में हमें देखना है। तो मेनली 5 प्रोविंसेस थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्ता के रेन में 4 प्रोविंसेस थे, और लेटर ऑन जब अशोका का पीरियड आया तो उस टाइम पे 5वां प्रोविंस कलिंगा भी यहाँ पे ऐड हो चुका था। यहाँ पे 5 प्रोविंसेस के नाम लिखे हैं। सबसे पहले तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्रा एंड तोशाली। ये ओवरऑल 5 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थे। और जो तक्षशिला एंड उज्जैनी थी वो डायरेक्टली किसके अंडर थी, कुमारास के अंडर। जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कुमारा किसको कहते हैं, जो रॉयल प्रिंस था, रॉयल प्रिंस को हम क्या कहते थे, कुमार। ठीक है, ठीक है, जो मॉडर्न प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता था, हेड होता था। जैसे आप समझ लो, आज के टाइम से अगर उसको एनालॉजी मेंटेन करके देखोगे तो इट इज लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस टाइम। ठीक है, तो ये चीज, तो इसमें से कौन सी 2 प्रोविंसेस थी जो डायरेक्टली रॉयल प्रिंस कुमारा के द्वारा डील की जा रही थी, हैंडल की जा रही थी, रूल की जा रही थी, वॉट एवर उसे, तक्षशिला एंड उज्जैनी। ठीक है, अब सिटी काउंसिल के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस की गई है, विच आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, बट एट दिस टाइम वी आर डीलिंग विथ ओनली दोज टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, द वायसरायज ऑफ तोशाली एंड उज्जैनी आर कुमाराज इन सेपरेट कलिंगा एडिक्ट। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि तोशाली और उज्जैनी के 2 अलग अलग कुमाराज को डील करते थे। ब्रह्मगिरी एंड सिद्धापुरी एडिक्ट में बताया गया आर्य पुत्राज एक वर्ड मेंशन किया गया, किसके लिए, वायसराय ऑफ सुवर्णगिरी। हाँ, ये सुवर्णगिरी क्या था, ये गोल्ड के लिए टैपिंग के लिए यूज होता था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। तो यहाँ पे आर्यपुत्रा यूज किया गया किसके लिए, जो हमारे वायसराय थे सुवर्णगिरी के लिए। और तोशाली, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, तक्षशिला ये सब किसके अंडर थे, प्रिंस के अंडर थे, जो रॉयल फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। जो कि हमने यहाँ पे देख लिया, रॉयल प्रिंस को हम कुमाराज भी कहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में लिखा गया जो कि आपके ऑप्शंस में देकर क्वेश्चंस आ सकते हैं। महामात्रास और धर्म महामात्रास कहा जाता है, जो कि ये एक डेफिनेट हाई रैंक था ये ऑफिसर्स के हायरार्की में। ठीक है, तो उसका आता है एथिजा का महामात्रा, जिसको स्त्री अध्यक्ष महामात्रा कहते हैं, जिसका कंट्रोल किसके ऊपर था, वुमेन को कंट्रोल करना था। फिर राजुकाज आता है, देन युक्ताज क्या था, क्या काम था उनको, सेक्रेटरी वर्क जो था उनके लिए अलॉटेड था, और अकाउंटिंग। ठीक है, प्रतिवेदिकास क्या था, उस टाइम के रिपोर्टर्स को प्रतिवेदिकास कहते थे। ये यूपीएससी के सीएपीएफ एंड सीटीएस के में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं भी, ये वाले प्रतिवेदिका वाले। एंड धर्म महामात्रा, जो कि इसको प्राकृत में कहते थे, तो धर्म महामात्रा एंड आपका प्रतिवेदिका, ये चीज ऑफन रहते हैं। और एक टर्म है आपका पुलिसास, जो क्या थे, पब ओपिनियन के बारे में रिपोर्ट रखते थे। ठीक है, और एक आपका है वच भूमिका, जिसका काम क्या था, कैटल वेल्थ को सुपरिटेंड करना।
ये चीज़ हमारे, ये हमने देख लिया क्या था। अब इकोनॉमी के बारे में हम देखते हैं कि क्या था मॉडर्न इकोनॉमी। तो मेन सोर्स मॉडर्न इकोनॉमी का इनकम का क्या था, लैंड रेवेन्यू जो वहाँ से अर्न की जाती थी। अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। और जो प्रिसाइज रेफरेंस जो कौन से रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है, जहाँ पे ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली कि टैक्सेशन के बारे में, तो वो रोमेंडे एक इंस्क्रिप्शन है। वहाँ पे हमें पता चला है कि इस तरीके का एक सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे टैक्सेशन की जाती थी। फिर यहाँ पे एक टर्म, एक पुष्यगुप्त है जो चंद्रगुप्त के गवर्नर्स में से एक थे, रह चुके थे पुष्यगुप्त। उन्होंने क्या किया था, एक डैम बनाया था सुदर्शन लेक, ठीक है, एक रिवर के ऊपर जो कहाँ पे, गिरनार में, सौराष्ट्र में। सी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसको रिपेयर फ्यूचर में जाके रुद्रदमन जो थे, शाका रूलर जो एक थे, उन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, जो आपके 12th क्लास के थीम्स की एनसीईआरटी में दी गई है, जो कि यूपीएससी के सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए ये सारे एग्जाम्स में और इवन सीएससी के एग्जाम्स में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सुदर्शन लेक कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक फोकस एरिया है जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको बनाया किसने था, बिल्ड किसने। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक ने रिपेयर किया था, ओके, वन वाज रिपेयर, वन हैड रिपेयर दिस लेक, एंड एक ने क्या किया, बिल्ड किया है। तो जब बिल्ड आएगा क्वेश्चन तो आपको किसका नाम याद रखना है, पुष्यगुप्त का, ठीक है, जो कि क्या था, चंद्रगुप्ता का एक गवर्नर था। और अगर यही रिपेयर का क्वेश्चन आता है आपके पास, किसने रिपेयर किया था, तो वहां पे आप मेंशन करेंगे रुद्रदमन, सॉरी मैं भूल गया था। तो यहाँ पे आप रुद्रदमन मेंशन करेंगे जो कि एक शाका रूलर था, ठीक है, ये एक शाका रूलर था जिसने इसको रिपेयर किया था फ्यूचर में, ठीक। हमने ये चीज़ देख लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके डिटेल में ट्रेड रूट्स के बारे में बताया गया, वाणिज्य पथ जहाँ से ट्रेड ऑफन कैरी आउट किया जाता था मॉडर्न पीरियड में, वो चीज़ हमने देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट कहाँ से था, तक्षशिला से हमारा था ये पाटलिपुत्रा, ठीक। और इसको आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रूट भी कहते हैं आज के टाइम पे, ठीक। अब करेंसी के बारे में दिया गया है, पे एक समराइज कर दिया गया है टैक्स और करेंसी को, ये आप देख सकते हैं। आई वुड से कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देर आर चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, या फिर एक आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब मॉडर्न आर्ट के बारे में देखते हैं। तो मॉडर्न आर्ट 3-4 तरीके से पढ़ी जा सकती है। जो सबसे पहला जिसका एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस पे देखते हैं, पिलर्स पे देखते हैं, अपने स्तूपास पे देखते हैं, केव्स में जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, 12 केव्स, ये सब केव्स हमने पीछे पढ़ा भी, और कुछ पैलेसेज में, ठीक। अब पिलर्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में हम देखते हैं क्या है। तो ये 2 टाइप्स के थे, ठीक है, रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन से बने हुए मथुरा रीजन के स्टोन से, और एक वाराणसी के ग्रे सैंडस्टोन के द्वारा बनाए गए पिलर्स से, ठीक। यहाँ पे बस इतना हमें ध्यान रखना है कि एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन टॉप, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट किया गया हमें बस ये ध्यान रख लेना है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता है कि सिंगल लायन को रिप्रेजेंट किया जाता था, 4 लायन सांची और सारनाथ में रिप्रेजेंट किया गया है। एलिफेंट को एज ए कैपिटल दिखाया गया है, और रामपुरवा में ये बुल को भी रिप्रेजेंट किया गया। तो हमें कुछ एक एनिमल्स के नाम बस याद रखने की कहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स डिनोट किए गए हैं हमारे, ठीक है। मूविंग फर्दर, हमारे यहाँ पे स्तूपा के बारे में देखते हैं। तो स्तूपा का मेन पर्पस क्या था, बुद्धिस्ट जो मैसेजेस थे, बुद्धास के, बुद्धिस्ट मॉन्क के, बुद्धा के और उनके मॉन्क्स के, उसको प्रोपेगेट करने के लिए मेन स्तूपा बनाए गए थे कि उस पर उनके मैसेजेस लिखे जाते थे। जिसका सबसे मेन एग्जांपल हमारा सांची में सांची स्तूपा है, कहाँ पे, भोपाल में, ये हमने देख लिया। केव्स के बारे में देखते हैं। तो केव्स क्या था, केव्स इसलिए बनाया जाता था कि जो मॉन्क्स आते थे उनके रेस्टिंग प्लेस की तरह उसको यूज किया जा सके, और वहाँ पे असेंबली हॉल जहाँ पे असेंबली लगाई जाती थी, डिस्कशन ये सब होते थे, उसके लिए भी यूज किया जाता था, जिसको हम चैत्या कहते हैं। तो ये 2 टर्म आपको याद रखने एग्जाम में पूछ सकता है कि विहारा का मतलब क्या है और चैत्या का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पैलेसेज में जो ग्रीक हमारे ट्रैवलर्स थे उन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए गए थे। और यहाँ एक्सकेवेशन जो हुआ हमारा कुम्हरार में, जो पटना में रीजन है, वहाँ पे भी मॉडर्न प्लेस पैलेसेस के बहुत सारे पिलर्ड हॉल मिले, जहाँ से हमें उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में ये चीज़ें पता चलती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है मौर्या से रिलेटेड, कि जो पीकॉक था उनका एम्बलम था, ठीक है, मौर्यास का। पाली लैंग्वेज पीपल यूज करते थे। तक्षशिला उनका मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन था मॉडर्न पीरियड में। और कल्पसूत्रा भद्रबाहु ने लिखा था, कथावस्तु को मोगलीपुत्र तीसरा ने लिखा था। ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तक्षशिला जो था वो मॉडर्न पीरियड के लिए, मॉडर्न पीरियड में एक एजुकेशन का हब था, और नालंदा कब हुआ, गुप्ता पीरियड में जाके एजुकेशन हब बनकर उभर कर आया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लैटर मौर्याज है, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे कोई लैटर मौर्याज नहीं आए थे जिसकी वजह से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया,
ठीक, हमने ये देख लिया। उसका शुंगा डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसको पुष्यमित्र शुंगा एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? गया रीजन से, बिहार में जो कि है। और उसका पुष्यमित्र को सक्सीड किया किसने? अग्निमित्रा ने, जो कि हीरो है किसके? कालिदास के एक प्ले के मालविका अग्निमित्रम। तो आपको ये भी याद रखना है कि मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, जिसके हीरो कौन है? अग्निमित्रा। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शुंगा डायनेस्टी से। हु वाज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। ये हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि पतंजलि जो थे, ठीक है, वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? पुष्यमित्र शुंगा के। इनके टाइम पे पतंजलि आए थे, जिन्होंने क्या लिखा है? योग सूत्र लिखा है पतंजलि ने। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। फिर कनवा डायनेस्टी आई, जिसके जो मगध तक ही कन्फाइंड रही, कोई बहुत ज़्यादा लार्जर इम्पैक्ट इनका नहीं रहा। अब गुप्ता एम्पायर में जब आते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बिहार जो है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। ठीक है, गोल्डन पीरियड इसको कहा जाता है। ठीक है, श्री गुप्ता जो थे इसके फर्स्ट गुप्ता एम्पायर थे। गुप्ता एम्पायर के इन्होंने इम्पेयर थे और इन्होंने सबसे पहले रूल किया, पहले रूलर थे। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं, जिनके बारे में जिसका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो श्रीगुप्त जो थे फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। पर मेन राइज किसके टाइम पे हुआ गुप्ता डायनेस्टी का? चंद्रगुप्त वन के टाइम पे। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य डायनेस्टी में थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त है, यहाँ पे दो चंद्रगुप्त आएंगे, एक चंद्रगुप्त वन एंड द अनदर वन विल बी चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गुप्ता डायनेस्टी के एस्टैब्लिशर कौन थे? श्रीगुप्ता। बट एक्चुअल जेनिथ पे किसके पीरियड में पहुंचा? ये चंद्रगुप्त वन के टाइम पे। ठीक, वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने एक अपने हिसाब से एक अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि महाराजा धीराज टाइटल किसने किसको दिया था? तो उन्होंने जो हमारे चंद्रगुप्त वन है, उन्होंने खुद को महाराजा धीराज का टाइटल प्रोवाइड किया था। ठीक है, उनको मेनली कहा जाता है कि चंद्रगुप्त वन ही थे यूजुअली जो फाउंडर थे किसके? गुप्ता एरा के, जो कब से स्टार्ट होता है? 320 AD से स्टार्ट होता है, जब वो थ्रोन को एक्सेस करते हैं। उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स भी इशू किए जाते थे। तो ऑन द कॉइन्स इशूड बाय चंद्रगुप्त वन, फिगर्स ऑफ चंद्रगुप्त वन एंड कुमार देवी, एंड ऑन द अदर साइड फिगर्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इज इनग्रेव्ड। अब कॉइन्स जो इशू किए जाते थे उनके टाइम पे, तो एक तरफ कॉइन के एक साइड पे उनका फोटो एंड एक कुमार देवी का फोटो बना रहता था। ठीक है, और उसके दूसरे साइड पे लक्ष्मी गॉडेस जो है हमारी लक्ष्मी माता है, उनका फोटो बना रहता था। तो ये इनके कॉइन की एक स्पेशल फीचर था। ठीक है, और इंडियन ओरिजिन के वो पहले किंग थे जिन्होंने क्या किया? ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडियन ओरिजिन टू इशू गोल्ड कॉइन्स, जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था? कुशांस ने। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त वन के सन थे और कहते हैं इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रूलर थे। तो चंद्रगुप्त वन को हम क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, चंद्रगुप्त वन को। हमने चीज़ देख लिया। अब इनसे रिलेटेड एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसको कौन लिखा है? हरिसेन ने लिखा है, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, जहाँ पे उनके बारे में डिटेल इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इनको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको किसने कहा है? ये स्मिथ ने कहा है। ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, जो विष्णु भगवान के डिवोटी थे। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया है? अब यहाँ पे ये लास्ट ईयर ही आपके ऑप्शन में एक क्वेश्चन था, दो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बताना था कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो वहाँ पे ये चीज़ आपके ऑप्शन में आई रखी थी। बताया गया था कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे नेबरिंग फॉरेन किंगडम से क्या किया था? फ्रेंडली रिलेशन अपने मेंटेन कर रखे थे। और मेघवर्मन जो किंग किसके थे? सिलोन के। सिलोन किसको कहते थे? श्रीलंका को। वो एक मोनास्ट्री बिल्ड करना चाहते थे बोध गया में, अपने श्रीलंका जो के लोग थे पिलग्रिमेज के लिए आते उनके लिए। तो समुद्रगुप्त ने उनको परमिशन ग्रांट की थी। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है PYQ। तो आप देख सकते हैं कहाँ से आपके मेन क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल रिलेटेड। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने डिक्लेयर किया था संस्कृत को अपने कोर्ट लैंग्वेज को, और दो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स असंगा एंड वासुबंधु उनके कोर्ट में रहते थे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि असंगा एंड वासुबंधु किसके कोर्ट में रहते थे? तो दे वेर इन समुद्रगुप्तास कोर्ट। ठीक है, और संस्कृत थी उनकी मेन कोर्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे सकता है कि संस्कृत नहीं, प्राकृत उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी, पाली थी। तो आप लोग याद रखो कि हाँ यार, उस टाइम पे बुद्धिज्म आया था, बुद्धिज्म उस टाइम प्रोमिनेंट था बहुत ज्यादा, और उनका मेन लैंग्वेज क्या था? पाली, प्राकृत, ये सब रहता था। तो ये हो सकता नहीं, पर इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये संस्कृत थी। ठीक, उनको कविराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक देखा कि चंद्रगुप्त वन को कहते हैं महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन एंड कविराज के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया और उस पर उन्होंने वीणा को अटेस्ट किया था, उसके इमेज को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वो
आर्ट से प्रेम करते थे। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में देखते हैं। तो उसका नाम क्या, उनका नाम क्या था, विक्रमादित्य नाम था। उन्होंने क्या किया, फ्रेंडली रिलेशन बनाया था वकटका किंग के साथ, और अपनी बेटी को उन्होंने वकटका किंग के साथ शादी करवाई थी। अब इन्हीं टाइम पे गुप्ता पीरियड में क्या आता है, फायान आता है इनके रेन में घूमने। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे इंडिया घूमने आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी क्रिएट करना। ठीक है। फायन डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फायन जो है उनका नेम मेंशन नहीं करता, पर उनके टाइम पे आया था और ने 2 साल पटना में गुजारा, 3 साल पटना में गुजारा पाटलिपुत्रा में, और 2 साल उसने गुजारा ताम्रलिप्ति में, जो गुप्ताज के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो साउथ की ओर है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। कुमार गुप्ता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेम गोज विद स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त कौन थे, ये चंद्रगुप्त टू की तरह क्या थे, इन्होंने अभी विक्रमादित्य टाइटल अपना रखा, जो कुमार गुप्त के पुत्र थे। इन्होंने भी अपने दादा की तरह चंद्रगुप्त टू की तरह अपने टाइटल को क्या रखा, विक्रमादित्य रखा, क्योंकि उन्होंने हुन्स के साथ अच्छी खासी लड़ाई की और उनको हराया था। तो उसके बाद से इन्होंने अपने आप को अपने ग्रैंडफादर की तरह रिजेंबल किया, इमेजिन किया, और उस तरीके से इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा, अपने आप को एक निकनेम दिया विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त टू को कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पे एक और फिर से आप देखो सुदर्शन लेक के बारे में डिस्कशन किया गया है कि एन इंस्क्रिप्शन इन द गिरनार नियर जूनागढ़ इन काठियावाड़ रेफर्स टू रिस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट एम्बैंकमेंट ऑफ द ग्रेट सुदर्शन लेक विच हैड बर्स्ट ओइंग टू हैवी रेन्स। ठीक है। अब क्या था जो उस टाइम बनाया गया था सुदर्शन लेक पुष्यगुप्त के द्वारा, तो उसको किसने बना वापस से रिपेयर किया। यहाँ पे सबसे पहले सुदर्शन लेक को यहाँ स्कंदगुप्त ने रिपेयर किया था, कि जो कि बाढ़ की वजह से टूट गया था। आई मीन सॉरी, वो बाढ़ की वजह से क्या हो गया था, बस्ट कर गया था। ठीक, तो ये चीज़ हमने देख लिया। जो आर्टिफिशियल एक लेक था, ये चीज़ हमने देख लिया। जो गोल्ड कॉइन्स थे बहुत कम नंबर में थे इसके, सॉरी, स्कंदगुप्त के टाइम पे, पर प्योरिटी भी क्या हो गई, इसमें रिड्यूस हो गई, सॉरी, ये चीज हम देख लिया। अब गुप्ता एम्पायर का हम कुछ अचीवमेंट देखते हैं। तो इसको गोल्डन एज कहते हैं हिस्ट्री का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्टा, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सारे पाटलिपुत्रा में इसके पीरियड में रहते थे। इंपॉर्टेंट सेंटर था स्कल्पचर का गुप्ता पीरियड में क्या, पाटलिपुत्रा। ठीक, ब्रॉन्ज स्टैचू मिले हैं 2 मीटर हाइट के गुप्ता पीरियड के। ठीक है, सुल्तानगंज में, जो कि कहाँ है अभी प्रेजेंट डे में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद महाबोधि टेम्पल जो है एंड मनियारी टेम्पल मनियारी मठ ऑफ राजगीर वेर ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो बोधि टेम्पल जो अभी हम गया में एक मोस्ट पायस पिलग्रिमेज साइट है हमारे बुद्धिज्म रिलीजन का, वो चीज़ इनके पीरियड में ही बनाई गई थी। और उसके साथ साथ मनियारी मठ जो राजगीर में, ये भी उसी टाइम पे बनाया गया था। और संस्कृत लिटरेचर एक प्रोग्रेस, संस्कृत लिटरेचर में क्या हुआ था, बहुत एक प्रोमिनेंट प्रोग्रेस देखा गया था। अब डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन थे कि हुन्स का कॉन्स्टेंट अटैक होने लगा था इस टाइम पे, स्कंदगुप्त का डेथ हो गया, उसके बाद कोई प्रोमिनेंट इंपीरियर आया नहीं जो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट तरीके से संभाल सके। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रीजन से डिक्लाइन के। अब हम देखते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द इंपीरियल गुप्तास कुडंट हैव अचीव्ड देयर सक्सेशन। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अपने एफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम के बिना ये चीज अचीव नहीं कर सकते थे जिस लेवल पे गुप्तास पहुंच चुके थे। ठीक है, द गुप्तास सीम टू रिलाइड हैवली ऑन इन्फेंट्री आर्चर्स। उन्होंने मेन जो धनुष वाले जो होते हैं, जो हमारे आर्चर्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी इनकी आर्मी। और उसमें यूज किसी एलिफेंट्स का भी यूज करते थे, आर्मर्ड कैवेलरी का भी यूज होता था, फुट आर्चर्स का भी यूज होता था। द गुप्ताज ऑल्सो मेंटेन्ड अ नेवी अलाउिंग देम टू कंट्रोल रीजनल वॉर्स। यहाँ ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गुप्ता जो थे उन एक मिनट, सॉरी, जो गुप्तास थे उन्होंने नेवी भी मेंटेन रखी थी। ठीक है, जिससे क्या होता था, वाटर्स में भी वो अपने कंट्रोल को मेंटेन करके रखते थे। और गुप्ता ट्रेडिशनली क्या थे, ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे गुप्ताज। ओके, गुप्ताज जो थे ब्राह्मण डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। एंड दे वेयर ऑर्थोडॉक्स हिंदू, वो लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। और उन्होंने कभी किसी पे अपने बिलीफ को इम्पोज नहीं किया। और सारे पॉपुलेशन में, जैसे उस टाइम पे बुद्धिज्म जैनिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट में था, और फ्रीली लोग अपने रिलीजन को क्या करते थे, प्रोपेगेट करते थे। यानी वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे अपने ख्यालात में। सांची एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना रहा उस टाइम पे भी बुद्धिज्म का, जो कि हम आज भी देखते हैं। सांची स्तूपा भोपाल में हमारे लोकेटेड है। तो इस तरीके से हम उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। अब कुछ लेगेसी के बारे में देखते हैं। अब कुमार गुप्ता के बारे में देख लेते हैं कि कुमार गुप्ता ने क्या किया था। उसके बाद जो लास्ट गुप्ता रूलर था, मोस्ट प्रोमिनेंट में से उसमें से कुमार गुप्ता था, जिसने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये आपके 69 बीपीएससी के अभी PYQ है। 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका आ रखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुमार गुप्त वन थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या थे, फाउंडर थे। अब कुछ हम यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि
लेगेसी क्या रही, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहा। तो कालिदास जो है उन्होंने अपने प्ले लिखा इस टाइम पे, गुप्ता पीरियड पे बहुत सारे कालिदास के प्लेज है जो आप देख सकते हैं। शकुंतला हो गया, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था। फिर सुश्रुत संहिता जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों, सर्जरी के बारे में इनोवेटिव चैप्टर जो आए सुश्रुत संहिता में, ये सब चीज़ इसी टाइम पे आया। यहाँ पे कहा जाता है कि चेस भी इसी टाइम पे ओरिजिनेट हुआ। आर्मी को भी प्रॉपर डिवीजन और एक इवोल्यूशन मिला। एंशियंट गुप्ता टेक्स्ट जो थे, कामा सूत्रा जिसको किसने लिखा, वात्सायन को, जो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में संस्कृत लिटरेचर में डिस्कस करता है, ये भी इस टाइम पे लिखी गई थी। आपको ये भी याद रखना कि कामा सूत्रा किसने लिखा, तो वात्सायन ने लिखा था। आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं तो आइकॉनिक स्टोन डेटी की जो कार्व्ड स्टोन्स पे जो कार्व किए जाते हैं, यानी नक्काशी करके जो हिंदू डेटी की इमेज बनाई जाती थी, बुद्धा डेटीज के, जैन तीर्थंकारा के फिगर्स बनाए जाने लगे और उस टाइम पे उनको मूर्ति के तौर पे पूजा जाने लगा, वो उनके गॉड्स को, ठीक है। दो ग्रेट सेंटर्स स्कल्पचर्स के उभर कर आए, मथुरा एंड गांधारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों किस चीज के लिए फेमस थे, तो ग्रेट सेंटर थे स्कल्पचर्स के लिए, मथुरा और गांधारा। और मोस्ट फेमस रिमेनिंग जो हमारा मोन्यूमेंट था वो अजंता, एलिफेंटा केव्स, ये सारे केव्स वेव्स वो करते थे। मोस्ट फेमस रिमेनिंग मोन्यूमेंट जो हमारे गुप्ता स्टाइल के मिले वो कहाँ कहाँ मिले, अजंता केव्स में, एलिफेंटा केव्स में, एलोरा केव्स में। जहाँ पे अजंता केव्स में बुद्धिस्ट रिलेटेड चीज़ें मिली है गुप्ता पीरियड की, एलिफेंटा में हिंदू रिलेटेड, एंड एलोरा में जो हमारे मिक्स्ड मिली है, हिंदू के भी है, हिंदू के भी हैं, बुद्धिज्म के भी और जैनिज्म की है, ठीक है। दशावतार टेम्पल जो देवघर में है, इस टाइम का मेगा टेम्पल कहा जाता है। और कुछ सक्सेसिव गुप्ता रूलर्स हैं, आपको उनके बारे में नहीं पढ़ना, लेटर गुप्तास के बारे में भी नहीं पढ़ना। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे तो हमने लास्ट में पढ़ ही लिया है, पीछे पढ़ ही लिया है, पर यहाँ पे देख लेते हैं कि अम्बेसडर था किसका, सेलुकस का। कौन? सेलुकस निकेटर का अम्बेसडर था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे घूमने आया था, जिसने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है इंडिका, आप ये चीज़ देख सकते हैं। फिर लेटर ऑन उसने बुद्धा के कोर्ट में बिंदुसार के कोर्ट में वो क्या बन गया, अम्बेसडर बन गया। और अमित्र गाथा जो सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन पाटलिपुत्र इंडिया, बिंदुसार को ये चीज कहा जाता था, अमित्र गथ, ठीक है। हमने देख लिया। फायन के बारे में हमने देखा है कि फायन बुद्धिस्ट मॉन्क था जो चाइना से आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे उसने घूमा था, जिसका चंद्रगुप्त टू को हम क्या विक्रमादित्य भी कहते थे। फायन फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया आया था घूमने, और वो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड को अपने सिक्योर करने आया था, जिसने अपने ट्रैवलॉग में लिखा भी इस चीज के बारे में, जो उसका ट्रैवलॉग का नाम क्या है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ये चीज हमने देख लिया। वेनसांग को देख सकते हैं, वेनसांग जो हमारे 7वीं सेंचुरी में आया था, हर्षवर्धन के रेन में आया था, जो कि हर्षा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके रूल में ये चीज घूमने आया था। और उसने एक बुक लिखी अपने एक्सपीरियंस की, सी यू की एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये हमने देख लिया। और आइसिंग भी आए थे, ठीक है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट, एंड जुएंगजांग, ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स है जिनका आपको टाइम पीरियड में याद रखना है कि वो लोग कौन से सेंचुरी में आए थे, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर पेपर देखोगे तो वहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, समरीज है जो हमने उधर पढ़ा ही था, तो आप इस चीज़ को मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। आप एक बार लास्ट में रिवाइज करने के लिए यहाँ पे आप वीडियो को रोक कर या एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, एंशियंट जो बिहार की एंशियंट हिस्ट्री थी हमारी, हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ये चीज़ हमारी एक रिवीजन इस चीज़ का हमने फिनिश कर लिया है, जिसको हम प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, ठीक है। जिससे हमारे सारे फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, जो भी कुछ हमने पढ़ा है एक वीडियो के थ्रू। इससे आपकी मोनोटोनी भी ब्रेक हो जाएगी बुक पढ़ने की कंटिन्यूसली, और आप इस चीज़ को प्रॉपरली रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक। इसका PDF क्या कर सकते हैं आप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है स्टडी पीडीएफ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यहाँ से आप इसके PDF को एक्वायर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सारे हाईलाइटेड PDFs आपको मिल जाएंगे वहाँ पर ही। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिविजन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। वी विल कम अप विथ अनदर सीरीज, जहाँ पे हम अदर सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह ग्रेजुअली एट ए ग्लांस कवर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, नो ब्लफिंग एंड ऑल, ठीक है। टिल देन कीप गोइंग विथ योर प्रिपरेशन, ऑल द वे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। जय हिंद।